सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। कोरोना संक्रमण की दूसरी वेव जारी है। ऐसे में आमजन अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं भोपाल के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर राहुल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। सर, पहला सवाल यही है कि कोरोना महामारी के दौरान हमारे मानसिक स्वास्थ्य के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। देखिए, ये महामारी अपने आप में कई मामलों में अनूठी है, कई मामलों में बहुत ज्यादा भयावह है। और जहाँ तक महामारी से लोगों के बीमार होने का सवाल है, शारीरिक रूप से लोगों को तकलीफ में आने का सवाल है, उसके साथ साथ में ये भी पूरी दुनिया में माना जा रहा है कि ये एक मानसिक महामारी भी है। तो ये एक साइकोलॉजिकल पेंडेमिक भी इसको कहा जा रहा है, क्योंकि लोग दरअसल इससे बहुत बड़े पैमाने पर मानसिक स्तर पर प्रभावित हुए हैं। लोगों के अंदर इस महामारी से जुड़ी हुई चूंकि वैज्ञानिक जानकारी कम है, सूचनाएं लोगों के पास में कम है, और इसके बरक्स अगर हम देखें तो लोगों को इस तरह की सूचनाएं अधिक मिल रही हैं तो बहुत उलझाने वाली हैं, उनके मन को परेशान करने वाली हैं। तो इस तरह की सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है जो सही जानकारी नहीं देती हैं, जो सही तरीके से इस समस्या को लोगों के सामने नहीं रखती हैं, इसके निदान को ठीक ढंग से नहीं बताती हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ है कि लोगों के अंदर मानसिक उलझनें बहुत बढ़ी हैं, उनके अंदर भावनात्मक समस्याएं बहुत बढ़ी हैं। और क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है, अगर एक व्यक्ति को होता है तो दूसरे व्यक्ति को होने की, उससे जुड़े हुए लोगों को होने की संभावना और भी ज्यादा होती है। तो लोगों को इसकी वजह से डर होता है, लोगों के अंदर घबराहट होती है और लोग कई बार पैनिक हो जाते हैं। माने वो घबराहट और डर उनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लोग तनाव में आ जाते हैं, लोग चिंता करने लगते हैं, और अगर लंबे समय तक ये समस्या बनी रहे तो लोग डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। तो पेंडेमिक अपने साथ में दरअसल कई सारी गलत जानकारियां लाया है, और जानकारियां इसी समाज ने, पूरी दुनिया के इसी समाज ने अपने अपने तरीके से, वो सोशल मीडिया हो या और दूसरे माध्यम हो, उसके माध्यम से उपजा लिए, उनको पैदा कर लिया, जिसको कि सामना करने की क्षमता मनुष्य के मन में इतनी नहीं है, इसलिए वो और ज्यादा भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी तरह तरह की अफवाहें इस बीमारी को लेकर हम सबके बीच आती हैं, तो जाहिर तौर पर हम अपने मानसिक रूप से कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि इस दौरान लोग कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। देखिए, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोगों में समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में, हमारे आसपास ऐसे भी हैं जिनको कि पहले से मानसिक समस्याएं थी और वो उनका उपचार भी ले रहे थे, लेकिन उपचार लेने वाले लोग कम थे। ऐसे लोग अधिक थे या अधिक हैं कि जिनको मानसिक समस्याएं हैं लेकिन उनकी डायग्नोसिस नहीं हो पाई है, उनको उनकी पहचान नहीं हो पाई, वे उपचार लेने के लिए नहीं जा पाए हैं, क्योंकि जागरूकता में कमी है, समझ में कमी है। तो उसका परिणाम ये हुआ कि ये जब पेंडेमिक आया और इसकी वजह से लोगों का तनाव बढ़ा, तो ऑलरेडी उनको पहले से कोई मानसिक परेशानियां थी जो पहचानी गई या नहीं पहचानी गई, तो उनके अंदर वो परेशानियां और बढ़ी। तो कई लोग तो बॉर्डर लाइन पर ही थे। तो बॉर्डर लाइन वाले जो लोग थे, माने जो परेशानियों के करीब ही बैठे हुए थे एक तरह से, कि अगर उनको कोई धक्का लगेगा, कोई शॉक लगेगा तो वे परेशानी में पड़ जाएंगे। और अधिकांश लोग ऐसे ही थे कि उनको जो है कोई मानसिक, जाहिर तौर पर कोई मानसिक परेशानी नहीं थी, लेकिन वे मानसिक परेशानियों की बॉर्डर लाइन, सीमा रेखा के करीब बैठे हुए थे। और ये एक शॉकिंग इवेंट हुआ जो चल रहा है अभी लगातार, उसकी वजह से लोगों को और मानसिक परेशानियां बढ़ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, बल्कि जिन लोगों को समझ है, जो वैज्ञानिक पक्ष को, इस समस्या के, इस संक्रमण के वैज्ञानिक पक्ष को समझते हैं, उनके लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो लोगों के बीच में सही जानकारियों को रखने का प्रयास करें, है ना। उनको असली जो इसकी असलियत है या जो वैज्ञानिकता है, क्योंकि अभी तक लगभग 1 साल से अधिक हुआ है और ऐसा वैज्ञानिक जगत में कहा जा रहा है कि हम कोरोना क्या है और कोविड-19 का क्या स्टेटस है, उसको लगभग 80% समझ लिया गया है, 20% अभी भी नहीं समझा गया है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो लोग समझते हैं, जो लोग जानते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है
सरकार की ये जिम्मेवारी है कि आईईसी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन जी और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की गतिविधियों को लगातार बढ़ाया जाए, बिल्कुल। जिससे कि लोगों के बीच में जो उलझाव है, लोगों के बीच में जो अज्ञानता है इस समस्या को लेकर के, उसमें उनमें स्पष्टता है। एक बात। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठ करके अखबार देखते हैं, दिन में कई बार जो है इंटरनेट को सर्च करते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि अब सुबह कितने नंबर्स थे संक्रमितों के और मृत व्यक्तियों के, दोपहर में वो नंबर्स कितने हो गए, शाम को वो कितने हो गए, और जब ये लोग सोने के लिए जा रहे हैं तो कितने हो गए। ये तरीका गलत है। जी स्कोरिंग करना गलत है, क्योंकि ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है या ये कोई फुटबॉल का मैच नहीं है जिसमें आप गोल और रन को काउंट कर रहे हैं। ये महामारी है, इसमें लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसमें लोगों की मृत्यु हो गई, तो उसको इस तरह से दिन में कई बार काउंट करना, अलग अलग जगह पर जाकर के उसको काउंट करना, सुबह से उठ करके सबसे पहले नंबर मालूम करना, ये गलत है। तो लोगों को इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के अंदर चिंता पैदा करता है, लोगों के अंदर तनाव पैदा करता है। अगली बात मैं बोलना चाहूंगी, अभी मेरे पास पेशेंट आते हैं, कल ही हमारे पास में एक पेशेंट आया जिसको कि सोशल मीडिया देखने के बाद में बहुत ज्यादा तनाव होता है, और क्योंकि वो वर्किंग है, किसी प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं, उनका कहना है मेरा बहुत सारा काम व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया पर होता है, तो मैं बच नहीं पाता हूँ। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि आप ऐसे ऐप्स जो आपको परेशान करते हैं, जिन पे जानकारियां आती हैं, उनको डिलीट कर दें। तो मैं और बाकी लोगों से भी कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करें। जो जानकारी है वो जो विश्वसनीय स्रोत हैं उनसे ही लें, चाहे वो WHO हो, चाहे ICMR हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, तो उनसे ही जो उनके रिसोर्सेज हैं उनसे ही सही जानकारी को प्राप्त करें, वरना उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। उसके बाद में फिर और भी तमाम सारी, हम व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करने की अगर हम बात करेंगे तो लोग सबसे पहले तो ये जो समस्या है उसकी वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। लोग अपने जीवन शैली को व्यवस्थित करें, क्योंकि कई जगह पर देश में ये कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। तो कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत जो निर्धारित प्रोटोकॉल्स हैं सरकार के द्वारा, जो ICMR के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं प्रोटोकॉल्स, उनका पूरी तरह से पालन करें और घर में ही रहें, ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा अगर काम हो, अति आवश्यक हो, उन कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए ही बाहर निकलें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है इस ओवर कॉन्फिडेंस में बाहर जाते हैं। एक तरह की उनके अंदर अत्यधिक आत्मविश्वास जो गलत तरीके का है वो उनके अंदर होता है, और उस चक्कर में वो अपने आप को संक्रमित कर लेते हैं। तो ऐसा जोखिम ना उठाएं, अपने साथ में अपने परिवार वालों के लिए आप जोखिम का कारक ना बने। तो कोरोना प्रोटोकॉल के जो निर्धारित प्रोटोकॉल हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। उसके अलावा घर में रहते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कई सारे लोग घर में परेशान होते हैं। एक तो मैंने सूचनाओं की बाढ़ को रोकने के लिए पहले ही मैंने कहा कम देखें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि घर में रहते हुए भी आप अपनी जो जीवन शैली है उसको सुबह से रात तक की जो पूरा आपका जो डेली रूटीन है, रोजाना का जो आपका काम करने और समय है, उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करें। श्वास संबंधी व्यायाम जो है, डीप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, वो करें, योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। इससे निश्चित तौर पर हमारे लंग्स की, हमारे फेफड़ों की क्षमता तो बढ़ती है, लेकिन हमारे मन को भी अच्छा लगता है, क्योंकि योग केवल शरीर के लिए नहीं है बल्कि हमारे मन के लिए। ध्यान विशेष तौर पर हमारी जो मानसिक क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने के लिए है। तो घर के अंदर भी माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखें, और विशेष तौर पर बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पेश आए, बहुत ही धैर्य के साथ पेश आए, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, वे समझ नहीं पाते हैं, वे बार बार जिद करते हैं बाहर जाने की, कई चीजों को लेकर के वो थोड़े जिद्दी हो जाते हैं, उनका अड़ियल रुख हो जाता है। लेकिन हमको उनके ऊपर नाराज नहीं होना है, हमको उनके साथ में धैर्य रखते हुए, उनको बार बार समझाते हुए और अन्य तरीकों से उनको बताते हुए उनको व्यवस्थित करने का प्रयास करना है। ऐसा ही प्रयास बच्चों के लिए भी करना है, क्योंकि बच्चों को ये पैंडेमिक समझ में नहीं आता है, ये महामारी कितनी भयावह है, इसके जोखिम क्या है। तो बच्चे भी बाहर जाने या अलग अलग तरह के गतिविधियों में शामिल होने के लिए जिद करते हैं। तो ऐसा ही हम बुजुर्गों के साथ रवैया अपना परिवार में बनाएं, एक शांतिपूर्ण धैर्य वाला रवैया, ऐसा ही हम बच्चों के साथ बनाएं। बच्चों के सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के, उन सवालों पर कई पेरेंट्स, कई पालकगण क्या है नाराज होने लगते हैं कि बार बार आप सवाल करते हैं, तो वो गुस्सा करने लगते हैं। बच्चों के सवालों का धैर्य पूर्वक हमको जवाब देना चाहिए, और बच्चों के लिए जो बेहतर जवाब हो सकता है, जो सरल जवाब हो सकता है, वो देना चाहिए। बच्चों को हमें चाहिए कि घर के अंदर के ही जो खेल हो सकते हैं
उन हुँ। खेल में, बोर्ड्स वाले खेल हैं, उन खेल में जैसे शतरंज है या जो बच्चों के दूसरे खेल होते हैं उसमें बच्चों को हम शामिल करें, पेंटिंग में हम बच्चों को शामिल करें, आटे से और मिट्टी से उस कई सारी चीजों को बनाया जा सकता है, खिलौने बनाए जा सकते हैं, उनकी तरफ बच्चों को लेकर के जाएं। तो जो सृजनात्मक गतिविधियां होती हैं जी, जी। उनको हम बच्चों के साथ में घर में करें। संगीत का विशेष महत्व है कि हुँ। संगीत केवल संगीत माने कर्णप्रिय नहीं है कि केवल कानों को अच्छा लगता है, बल्कि वो एक तरह की चिकित्सा है, वो एक तरह का उपचार है। तो वो हमारे मन को बहुत ज्यादा शांति देता है। तो इस तरह का संगीत सुने जो हल्का हो, जो सूदिंग, हमारे मन को शांत करने वाला हो, हमारे अंदर जो विचलन आ रहे हैं उन विचलनों को शांत करने वाला हो। खाने पीने पे भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार घर में रहते हैं तो उनमें मोटापा आने लगता है। खाने पीना वो उनका रूटीन बिगड़ जाता है और वो घर में रहते हुए कुछ भी खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही पौष्टिक और सरल सा भोजन, माने सिंपल सा भोजन वो घर में जी। करें, बहुत ही सादा भोजन घर में करें। और ऐसे भी दुनिया भर में ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं हुँ। कि घर में लगातार रहने की वजह से कई सारे लोगों में डोमेस्टिक वायलेंस, कई सारे घरों जी, में जी, जी। घरेलू हिंसा बढ़ी है। हाँ। बच्चों के साथ में उत्पीड़न की शिकायतें दुनिया भर में हुँ। आ रही हैं। हुँ। इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। जब परिवार के हुँ। सारे लोग एक साथ घर में रहते हैं तो उनके बीच में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आने लगती है। जी, जी। लोग बाहर जाते हैं और कुछ घंटों के लिए घर में रहते हैं, वो एक अलग परिस्थिति होती है। हाँ। लेकिन अगर लोग 24 आवर्स 24 घंटे ही घर में रहते हैं तो हाँ। परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई होती हैं। तो उसमें भी समझने, तालमेल बैठाने की जरूरत है। कई लोगों के बीच में आक्रामकता बढ़ती है, लगातार घर में रहने पर गुस्सा बढ़ता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर एक पक्ष को, चाहे किसी को भी गुस्सा आता है, अगर उस वक्त में दूसरा पक्ष शांत रहे, जितना अपने आप को जी, जी। नियंत्रित रखे कि वो उस वक्त नहीं बोलेंगे, भले ही बाद में उसको समझा लें, तो उससे काफी कुछ चीजों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझा दी हैं कि कैसे अपने आप को मानसिक तौर पर हम फिट रखें और इस कोरोना महामारी में अपने आप को बचाए रखें। सर, आपने जैसे कि घरेलू हिंसा की बात की है कि इस दौरान बहुत ही आदमी को एडजस्ट करना चाहिए और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। लेकिन आपने बताया ये भी कि ज़्यादा टाइम तक हम रहते हैं, तो ऐसे में जो महिलाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा मानसिक बीमारियां भी देखी जा रही हैं। तो वो अपने को कैसे फिट रखें, उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए। देखिए, महिलाएं वैसे भी हमारे समाज में जो महिलाओं का और बच्चों का जो स्टेटस है हाँ। वो एक वल्नरेबल सेक्शन से आते हैं। जी। और वल्नरेबल सेक्शन माने एक संवेदनशील समूह जिसको हम बोलते हैं हमारे हुँ। समाज में। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग, ये जो लोग हैं ये एक संवेदनशील समूह में है। इसमें सबसे ज्यादा संवेदनशीलता हमें महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में नजर आती है। महिलाएं घर की, बहुत सारी महिलाएं चूंकि बाहर भी जाती हैं, काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं। कभी कभी ये होता है कि लॉकडाउन के समय में लोग जो कभी घर के अंदर नहीं रहे, अब वे घर के अंदर हमेशा रह रहे हैं, लेकिन उनको काम करने की आदत नहीं है। जी। विशेष तौर पर हमारा समाज इस तरह का पुरुषवादी समाज है, जहाँ हुँ। पर पुरुष अगर घर में काम करते हैं तो उसको एक तरह का स्टिग्मा माना जाता है। बिल्कुल। लोग उसमें पूर्वाग्रह हैं, अभी भी कई जगह पर इस तरह की चीजें हैं। महिलाओं के ऊपर दोहरा वजन होता है, खासतौर हाँ। से जो कामकाजी महिलाएं हैं वो बाहर काम भी करती हैं और घर में भी आकर के उनको उतनी ही मेहनत करनी होती है। तो मैं तो इसमें ये बोलना चाहूंगा कि दरअसल इस मामले में पुरुषों को समझने की जरूरत है, लड़कों को समझने की हुँ। जरूरत है कि वो अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बेटियों के साथ काम में बराबरी का हाथ बटाएं। माने ये जिम्मेवारी केवल महिलाओं की नहीं है घर में रह करके कि वो जी। अपने पुरुष साथियों का, पुरुष सदस्यों का पेट भरेंगी, उनके लिए सब कुछ करेंगी, बल्कि उनकी भी बराबरी की जिम्मेवारी है। तो अगर वो इस चीज को समझेंगे जो घर में बैठे हुए हैं, तो महिलाओं के ऊपर जो इतना बोझ है, जी, जी। महिलाओं के साथ में काम में जो इतना सारा उनके ऊपर बोझ पड़ता है, उसको अगर वो आधा आधा बांटेंगे और उनकी बराबरी से मदद करेंगे तो घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण भी होगा, सामंजस्य भी होगा। अब ये होता है कि महिलाएं इतना सारा काम करती हैं, उसके बाद में उनको कई शारीरिक मानसिक तकलीफें भी होती हैं, हुँ। लेकिन क्योंकि काम का बोझ इतना ज्यादा होता है, समाज का प्रेशर भी इतना, दबाव भी इतना अधिक होता है कि वो उसकी शिकायत नहीं कर पाती। और हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में, ये तो महामारी का समय है, लेकिन महामारी के परे भी अगर हम बात करें तो महिलाएं अपना उपचार लेने के लिए बहुत देर में जाती हैं, जी, जी। जब पानी सर से ऊपर हो जाता है। हुँ। वरना वो घर में ही या तो पहले वो सहन करती हैं अपनी तकलीफों को, उसके बाद में वो कुछ घरेलू नुस्खे आजमाती हैं, फिर वो इधर उधर से किसी से पूछ करके दवाएं ले लेती हैं। लेकिन वो डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल में
बहुत लेट जाती हैं। तो क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि वो घर में ही इतनी उलझी रहती हैं, क्योंकि उनका हाथ बटाने वाला, उनके काम में मदद करने वाला जो उनका साथी पुरुष हो सकता है, जो उनके परिवार का सदस्य हो जी। सकता है, वो उतनी जिम्मेवारी को नहीं समझते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि देखिए, हम लोग बहुत आगे हैं, हम लोग 21वीं सदी में हैं और बिल्कुल। हम लोग आगे जा रहे हैं। तो कम से कम ये बेसिक चीज है कि केवल महिला की जिम्मेवारी नहीं है, उसके श्रम का अभी हिसाब हुआ नहीं है दुनिया भर में। जो घर में वो श्रम सुबह से और रात तक कर रही है, अगर उसका श्रम का हिसाब होगा तो जो पुरुष श्रम कर रहे हैं उससे कहीं आगे का उसका श्रम है, जी। उससे कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक श्रम है। तो पुरुषों को ये समझने की जरूरत है कि वो महिला सदस्यों को अकेला ना छोड़ें काम करने के लिए, बल्कि उनके साथ में हाथ बटाएं, बराबरी से उनका साथ दें, तो काफी कुछ चीजें सुधर सकती हैं। सर, ये भी देखा जा रहा है कि कोविड का लोगों में डर बैठ गया है, जिसकी वजह से कई लोग मानसिक बीमारियों जैसे नींद ना आना, एंजाइटी, बुरे ख्याल आना जैसे कई प्रकार के डर उनके मन में बैठे हैं। तो उन्हें कैसे दूर किया जाए? देखिए, मैंने बताया कि बहुत सारे लोग असल में कोविड-19 में जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसको लोग मानसिक महामारी भी बोल रहे हैं, वो उसमें डर का हिस्सा है। लोग डरे हुए हैं और डर का कारण क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियां। जी। ठीक है, अगर आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, जैसे निर्धारित प्रोटोकॉल WHO के हैं, ICMR के हैं, अगर आप उनका पालन करेंगे तो यकीन मानिए लोग उतने संक्रमित नहीं होंगे जितना कि लोगों को डर लगता है। तो जी। सबसे जी। पहले तो अपने अंदर से डर को निकालने की जरूरत है। एक बहुत ही रैशनल, बहुत ही व्यवहारिक और तार्किक तौर पर इस संक्रमण को, इस समस्या को देखने और समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, लोग जनरली घबराहट की शिकायत करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। बहुत सारे लोग जी। नींद ना आने की शिकायत करते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की शारीरिक समस्याओं की शिकायत करते हैं। तो मैंने जैसा पहले भी कहा, मैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सजेस्ट करूंगा, जो गहरी सांस की जो व्यायाम होते हैं, जिसमें प्राणायाम एक भारतीय पद्धति है, उसको भी लोग कर सकते हैं। उसके अलावा एब्डोमिनल ब्रीदिंग करके हम लोग सुझाते हैं, जिसमें व्यक्ति अगर तनाव में है तो वो अपने आप को एक कुर्सी पर बैठा लें और अपने कपड़ों को ढीला कर लें और टिक करके बैठ जाएं, आंखें बंद करके बैठ जाएं और 5 मिनट तक बहुत गहरी गहरी सांस फूल लें। पूरी ऑक्सीजन अंदर लेना है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना है। धीमे धीमे तरीके से सांस को अंदर लेकर जाना है और बाहर छोड़ना है। और इसके साथ साथ में जो उनका मन है, मन को भी उस सांस के साथ, उस वायु के साथ बांधते हुए उसको भी भीतर तक लेकर के जाना है और उसको भी बाहर तक लेकर के आना। तो ये अंदर और बाहर के मन के साथ एक यात्रा है, जिसको अगर लोग करेंगे, और उसमें ये एक तरह का ध्यान भी है। मैं आपको बताऊं, जी। जी। लोग अपने आप को दुनिया की तमाम सारी चीजों से काटते हुए अगर अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और तनाव की अवस्था में अगर लोग स्वयं को नियंत्रित करके ये 5 मिनट भी करते हैं, तो लोगों के तनाव का स्तर बहुत कम होगा, उनको बहुत इससे फायदा मिलेगा। पानी काफी पिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग तनाव में पानी कम पीते हैं, भूल जाते हैं, या कई लोगों की पानी पीने की कम आदत होती है। जबकि वैज्ञानिक डॉक्टर्स का ये कहना है कि हाइड्रेटेड रहना, माने खूब सा पानी पीना, अच्छे से पानी पीना और संतुलित भोजन करना। क्योंकि घर के अंदर है तो इस तरह की तली हुई और ज्यादा फैटी चीजें जो होती हैं, वसा चीजें जो होती हैं, वो खाने की जगह अगर सादा भोजन करेंगे और नियम से ये सांस की एक्सरसाइज करेंगे, हल्के व्यायाम करेंगे, तो लोगों को उनके तनाव दूर करने में मदद मिलेगी। संगीत का मैं जैसे आपको जिक्र कर ही चुका हूँ। इसके अलावा और भी कई सृजनात्मक गतिविधियां, लोगों को पहचानना चाहिए कि उनकी रुचियां क्या है ना। लोगों को अपने आसपास देखना चाहिए, पेड़ों को देखना चाहिए, चिड़ियों को देखना, कितनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में कि हम जान सकते हैं, जिनके बारे में हमने ये एक मोबाइल नामक डिवाइस हमारे सामने आने के बाद में हमने छोड़ दिया। जी। जी। इस तरह से उस पर निर्भर हो गए, क्योंकि हमारे आसपास इतनी सारी चीजें जिनसे कि हम अनभिज्ञ हैं। और ये कोरोना कर्फ्यू और ये लॉकडाउन जो भी कुछ है, ये इसने एक तरह से हमको आत्म अवलोकन का भी मौका दिया है। अगर हम ज्यादा परेशान हैं तो हम डायरी लिख सकते हैं, हम अपने आसपास की चीजों पर निगाह डाल सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारा ध्यान तनाव से हट करके सृजनात्मक गतिविधियों पर लगेगा और हमें अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल सर, एक और सवाल था कि अग्रिम पंक्ति के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए क्या करें, उन्हें भी कुछ सुझाव दीजिए। हाँ, देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। जो अस्पतालों में काम करने वाला मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सेज, हेल्थ वर्कर स्टाफ है, इसके अलावा जो पुलिस में काम कर रहे लोग हैं, जो लोकल बॉडीज माने नगर पालिक निगम में जो काम कर रहे लोग हैं, और भी अलग अलग मोर्चों पर जो लोग डटे हुए हैं, ये सभी लोग अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इन्हें
संक्रमण होने की संभावना दूसरे लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। जी। विशेष तौर पर जो लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और वो उन्हीं लोगों के बीच में, कोरोना पेशेंट्स के बीच में लोग काम कर रहे हैं, जी जी। उनमें संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इससे क्या होता है कि लोगों को डर भी होता है कि वे कहीं खुद संक्रमित ना हो जाएं और उनकी वजह से उनके परिवार वाले भी संक्रमित ना हो जाएं। जी जी। तो उनको चिंता, भय, नींद में समस्या, ये सब उनको होती है। तो उनके लिए भी मैं यही, उनके 2-3 स्तर पे काम कर रहे होते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर उनको, जैसे मैंने लाइफ स्टाइल में चेंज लेकर के आना, हर काम के लिए समय निर्धारित करना, अपने लिए मनोरंजक गतिविधियों के लिए समय निकालना, ठीक है, जी जी। लोगों के साथ में कनेक्ट होना, लोगों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे परिचित हैं, उनको लगातार फोन करना, उनसे वीडियो पर चैट करना, कोरोना की नहीं, कोरोना के परे जो तमाम सारी चीजें हैं उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो व्यक्तिगत स्तर पर एक तो जीवन शैली को ठीक करेंगे, लोगों के साथ में संवाद बना करके रखेंगे, अपने लिए मनोरंजन की गतिविधियों का समय निकालेंगे, ये बहुत जरूरी है। अपने खाने पीने और नींद का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके अलावा फिर इंस्टीट्यूशनल स्तर पर, संस्थानिक स्तर पर भी काम करने की जरूरत होती है। कई सारी व्यवस्थाएं ऐसी होना चाहिए जिसमें कि एक व्यक्ति के ऊपर ही भार ना पड़े, जी। है ना, सभी लोगों को समान रूप से समय मिले काम करने का। और अगर कोई फिर भी उसमें परेशानी महसूस कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं एक बड़ी सिस्टम, तो बड़ी सिस्टम इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा तनाव, लगातार लोगों की डेथ, लगातार लोगों को बीमार, ये सब होते हुए जब वो लोग देखते हैं तो वो अपने अंदर से बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तो इसमें क्या है कि बड़ी सिस्टम में जो एक कम अनुभव वाला, जो एक कम स्किलफुल, कम कौशल वाला व्यक्ति है, उसके साथ में एक अधिक अनुभव वाला, अधिक कौशल वाले व्यक्ति को लगाना, तो 2 लोगों की ड्यूटीज अगर लगती हैं तो जिसमें एक कम अनुभव वाला और कम कौशल वाला व्यक्ति और एक अधिक अनुभव और अधिक कौशल वाले व्यक्ति को, इस तरह से इसको हम बड़ी सिस्टम, संस्थानों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने यहाँ बड़ी सिस्टम लागू करें। संस्थानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। संस्थानों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी को अगर बहुत गहरी मानसिक समस्या हो रही है तो उसके साथ में अलग से बात करें, उसको अलग से रेफर करें कि वो जाकर के मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक से मिले। और उसके अलावा समाज के स्तर पर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को समाज में कलंक का सामना करना पड़ा। कई जगह उनके ऊपर हमले हुए, कई जगह उनको पड़ोसियों ने परेशान किया, कई जगह लोगों ने उनसे लड़ाई की कि आप अस्पताल जाते हैं, आप फला जगह जाते हैं, आप इंफेक्शन लेकर के आएंगे। लोगों ने उनके साथ में विभेदन किया, भेदभाव किया। इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनके साथ में IEC गतिविधियां, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन की जो गतिविधियां हैं वो करें। हम कोरोना का जो वैज्ञानिक पक्ष है उसको समझाएं कि भाई ये लोग अगर जा रहे हैं, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो ये हम सब के लिए जा रहे हैं और ये पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये सब जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें व्यक्तिगत स्तर पर काम करना होगा, संस्थानिक स्तर पर काम करना होगा और सामाजिक स्तर पर। बिल्कुल सर, वाकई आपने बहुत सारी जानकारियां दी, हमें बहुत अच्छे से ये समझाने की कोशिश की है कि इस नकारात्मक माहौल में हम अपने आप को कैसे सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बनाए रखें। बहुत शुक्रिया सर चर्चा में भाग लेने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ आज के अंक में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुर्खियों में